हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम बात करेंगे विद्युत धारा जनित अथवा डायनमो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि विद्युत धारा जनित अथवा डायनमो किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो विद्युत धारा जनित अथवा डायनमो जो होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो यानी इसके पहले की वीडियो में बता रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब आता है कि जब आपकी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उससे उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो एक धारा को प्रेरित करता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर ये आपका काम करता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा जनित अथवा डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपका डायनमो का यानी विद्युत धारा जनित का कार्य है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित, जिसे अल्टरनेट करंट डायनमो भी कहते हैं। ये कैसा होता है? ये प्रत्येक आधे चक्र में अपनी धारा की दिशा को बदलता है, यानी जो भी धारा इसमें बनती है यानी यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बनती है इसमें जो विद्युत धारा होती है उसकी जो दिशा होती है हर आधे चक्र में बदलती रहती है। लेकिन दूसरा जो हमारा यहाँ पे है डिस्ट धारा जनित, जिसे हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, इसमें जो हमारी करंट बनती है यानी जो यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बनती है इसकी धारा की दिशा नहीं बदलती, हमेशा एक ही दिशा रहती है। तो इन दोनों में ये फर्क है। तो आज की वीडियो में आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित एसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कैसे कार्य करता है, इसकी रचना क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम याद करते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रत्यावर्ती धारा डायनमो को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यही यहाँ पे लिखा है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी थी, तो ये तो आपको पता ही है। इसका सिद्धांत क्या कहता है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो कुंडली में से होकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जिससे कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। तब कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य व्यय यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। कहने का मतलब इसका सिद्धांत ये कहता है कि इसमें आपके पास एक कुंडली होगी और उस कुंडली को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे एक धारा प्रेरित होगी। और जो हमने घुमाने में कुंडली को कार्य किया था वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होगी और जो धारा बनी है वो विद्युत ऊर्जा होगी। तो जो भी हमने घुमाने में कार्य किया था वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा था और जो विद्युत ऊर्जा बनी थी तो वो हमारी विद्युत ऊर्जा थी। तो इसमें यही होता है कि जब जो हमारी धारा बनती है उसके हमारा क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि हमने घुमाने में कार्य किया मतलब यांत्रिक ऊर्जा लगाई और हमें विद्युत धारा मिली मतलब हमें विद्युत ऊर्जा मिली। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। यही सिद्धांत कहा गया। तो सिद्धांत को मैं आपको अभी जब फिगर समझाऊंगा तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सिद्धांत ये आपका है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रचना के बारे में। तो रचना में इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट को हम यहाँ पर समझेंगे, फिर मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। तो फिगर को आप भी देखें चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि चुंबक, यानी इसमें क्या होंगे, इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होंगे। एक एन चुंबक होगा, एक एस चुंबक, यानी एक उत्तर का काम करेगा एक दक्षिण का काम करेगा और ये शक्तिशाली चुंबक यहाँ पे उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक एन चुंबक हमने ये ले रखा है, एक एस चुंबक ले रखा है। ये 2 चुंबक यहाँ पे शक्तिशाली चुंबक लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग जो हमारी है यहाँ पे लिखा है कि आर्मेचर कुंडली। तो इसमें एक आयताकार कुंडली होगी ABCD, यह नरम लोहे की क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाई जाती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। मतलब ये एक आयत के आकार की कुंडली होगी जिसका नाम ABCD होगा और नरम लोहे का एक क्रोड होगा, उस पर लपेट के तांबे के तारों को अनेक फेरों वाली कुंडली बनाई जाएगी जिससे आर्मेचर कुंडली है। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये ABCD ये आपकी एक आर्मेचर कुंडली है, जो कि इसमें हमने एक ही फेरा दिखाया हुआ है, लेकिन जो रियलिटी में होते हैं उसमें बहुत सारे फेरे लिपटे होते हैं। बस हमने समझने के लिए इसमें एक फेरा यहाँ पे बना दिया। तो ये आपकी क्या है, आर्मेचर कुंडली है, जो कि चुंबक N और S के बीच में यहाँ पे घूमने के लिए रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे घूमने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा यहाँ पे पार्ट है सर्पी वलय। तो सर्पी वलय में लिखा है कि आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे धातु के 2 छल्लों से जुड़े होते हैं, यानी जो आर्मेचर कुंडली ABCD है इसके 2 सिरे, एक सिरा ये है दूसरा सिरा ये है और इनसे क्या होंगे, धातु के 2 छल्ले जुड़े होंगे। देखिए यहाँ पे रेड कलर के 2 छल्ले बने हुए हैं। एक छल्ला आपका यहाँ पे इस वाले तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोटे ब्लैक तार से, और दूसरा छल्ला जो आपका होगा इस वाले तार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना है ये वाला इस वाले तार से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके कनेक्ट और ये जो रेड वाला है इस वाले से कनेक्टेड है और ये जो हमारा नीचे वाला रेड वाला है इस तार से कनेक्टेड है, ये वाला जो तार दिखा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
तो ये जो हमारे S1 और S2 हैं ये आपके सर्पी वलय हैं जो कि आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगली हेडिंग यहाँ पे हमारी है ब्रश। ब्रश क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो सर्पी वलय कार्बन के दो प्लेटों से स्पर्श करते हैं, यानी जो हमारे सर्पी वलय S1 S2 हैं वो कार्बन के बने दो ब्रशों से स्पर्श करते हैं और इन कार्बन के ब्रशों का कार्य क्या है कि इनसे जो भी करंट बनेगी वो B1 से या B2 से होकर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर सर्पी वाले में यही लिखा है कि कार्बन के दो प्लेटों से स्पर्श करते हैं जिनका संबंध बाह्य परिपथ से कर देते हैं और इन्हें ब्रश कहते हैं। चित्र में B1 व B2 ब्रश हैं, यानी जो B1 और B2 हैं वो हमारे क्या हैं, ब्रश हैं। तो ये हमारी संरचना हो गई है और हमें अब ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके हैं ये दो आपके क्षेत्र चुंबक हैं जो कि शक्तिशाली चुंबक हैं। इनके बीच में आयताकार एक कुंडली ABCD है जो कि नर्म लोहे पर तांबे की तार को लपेटकर बनाई गई। तीसरी हमारी सर्पी वलय है जो कि ये आर्मेचर कुंडली के एक सिरे से एक छल्ले वाली सर्पी वलय, दूसरे तार से दूसरी सर्पी वलय कनेक्टेड है और इन सर्पी वलय से यहाँ पे कार्बन के दो प्लेटें जो संबंधित हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे इसकी संरचना हो चुकी है। अब हम समझेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, इसको चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझते हैं कार्यविधि को। तो कार्यविधि को मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे इस फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें लिखा है कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तब भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर जाती है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होती है। तो मैं इतना आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि जब ये आपकी आयताकार कुंडली क्या होगी, घूमना चालू करिए, यानी इसको हम टरबाइन या किसी की सहायता से इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जो AB वाला सिरा है वो हमारा ऊपर आएगा और CD वाला सिरा जो है हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब देखिए इधर एक चुंबक रखा है N, इधर एक चुंबक रखा है S, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। जब ये कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होना स्टार्ट हो, क्योंकि अभी कुंडली रखी हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितनी जा रही है वो फिक्स है, उतनी ही जाएंगी। लेकिन जब कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी तो उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कुंडली घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा और उससे इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया कि AB सिरा क्या है, ऊपर की ओर आ रहा है, CD सिरा कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखेंगे कि इसमें जो धारा बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। पहली बात तो आपको ये रखना है कि इसमें धारा उत्पन्न होगी। कारण क्या है, क्योंकि इसमें इधर एक चुंबक N है, इधर एक चुंबक S है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे जाएंगी और कुंडली जब घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा की दिशा कैसे हम निकालेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार निकालेंगे। तो AB ऊपर आ रही है तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें धारा कैसे आएगी। तो यहाँ पे धारा की फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हमने लिख दिया कि जो मध्य वाली उंगली होगी दाएं हाथ का, ये देखिए हमारा दाएं हाथ का है, मैं इसे समझाऊंगा। जो मध्य वाली उंगली होगी वो धारा की दिशा में करना है, तर्जनी वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और अंगूठा चालक की गति। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले चालक कौन सा ले रहे हैं, AB तार ले रहे हैं, AB की गति की बात कर रहे हैं। तो AB कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो हमको अंगूठा कहाँ करना है, ऊपर की दिशा में। तो ये हमारा देखिए दाएं हाथ का नियम है, हमने इसकी तीनों उंगलियों को 90 अंश पे फैला लिया, तो अंगूठे को हमने कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया है। और बोला गया है कि मध्य वाली उंगली ये वाली, ठीक है, तर्जनी वाली, इसे हम कहते हैं तर्जनी। तो ये जो उंगली होगी इसको कहाँ करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, N से S की ओर होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे अंगूठा को हमने ऊपर कर दिया है और ये जो हमारी उंगली है ये वाली उंगली, इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र दिशा यानी N से S की तरफ कर दिया है। तो जो हमारी जो बीच वाली उंगली होगी ये वाली उंगली, ये वाली जो हमारी उंगली होगी, ये बीच वाली जो उंगली होगी धारा की दिशा बताएगी। तो ये देखिए यहाँ पे अंगूठा ऊपर है, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही, तो ये बच्ची किसकी बताएगी, धारा की। तो धारा हमारी कहाँ जाएगी, A से B जाएगी। तो इस तार में देखिए A से B धारा जाएगी, फिर B से C जाएगी और C से D जाएगी और D से होते हुए, और ये वाला तार हमने कहा था पतला वाला तार किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है B2 से। तो यानी करंट हमारी जो होगी वो B2 से होते हुए कहाँ जाएगी, बाह्य परिपथ में, फिर B1 से होते हुए वापस चली जाएगी। तो पहले आधे चक्कर में जब AB ऊपर आ रहा होगा, CD नीचे जा रहा होगा, तो धारा जो उत्पन्न होगी वो B2 से B1 की ओर उत्पन्न होगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब बात करते हैं अगले आधे चक्कर में, जब क्या होगा, CD हमारा ऊपर आएगा और AB नीचे जाएगा। तो उससे होगा क्या, ये छल्ला देखिए, इस छल्ले से ये वाला तार कनेक्टेड है। जब हमारा ये घूम के जाएगा तो जो AB जो होगा घूम के इस साइड में आ जाएगा, यानी अब क्या होगा, इस साइड में जो हमारा होगा वो AB होगा। ध्यान रखना, ये हम फिगर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये वाला तार जो घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कनेक्टेड किससे रहेगा, S1 से ही कनेक्टेड रहेगा। ध्यान रखना है,
कि ये तार तो घूम के इधर ज़रूर आ जाएगा ए बी, लेकिन ये छल्ले इसी छल्ले में घूमेगा, मतलब इसी S1 से कनेक्टेड रहेगा। और ये जो हमारा CD है, CD घूम के इधर ऊपर आएगा। तो मतलब क्या कहने का मतलब कि ये जो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड था B2 वाला, ये घूम के अब इस साइड आ जाएगा, लेकिन कनेक्टर किससे रहेगा? S2 से ही कनेक्टेड रहेगा। यानी जो तार हमारा जो CD है, अब हमारा CD यहाँ पे होगा, लेकिन जो CD है वो कनेक्टर किससे रहेगा? S2 से ही कनेक्टेड रहेगा। और जो हमारा AB है वो S1 से ही कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि उसी छल्ले में घूम रहा है, ना कि छल्ला चेंज कर रहा है। तो अब क्या होगा? CD हमारा ऊपर आएगा, AB हमारा नीचे जाएगा। तो जो धारा हमारी बहेगी वो फ्लेमी के दाएं के नियम के अनुसार फिर क्या जाएगी? D से C जाएगी, C से A जाएगी, A से B जाएगी, और B से होते हुए कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पहुँचेगी। और हमने कहा था AB किससे कनेक्टेड है? S1 से ही कनेक्टेड है। तो यानी S1 से कनेक्टेड है तो किस में करंट जाएगी? S1 B1 से कनेक्टेड है तो B1 से करंट जाएगी, और B1 से होते हुए कहाँ जाएगी? B2 में जाएगी। ध्यान रखना है कि तार तो अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन जो ब्रश हैं और जो छल्ले हैं वो अपनी जगह तार से नहीं बदल रहे हैं, तार तो उन्हीं के साथ में वहीं पर घूम रहा है। तो AB तो इधर आ जाएगा, लेकिन AB कनेक्टेड किससे रहेगा? S1 से कनेक्टेड रहेगा और B1 से कनेक्टेड रहेगा। अब धारा हमारा जब कि CD तो इधर हो जाएगा, AB इधर हो जाएगा, तो CD में जब हम करंट देखेंगे तो CD में करंट कैसे जाएगी? D से C, C से A से B, और B किससे कनेक्टेड है? S1 से, S1 कनेक्टेड है B1 से। तो जो हमारी करंट होगी वो B1 से होते हुए कहाँ जाएगी? B2 में जाएगी। अब देखिए पहले चक्कर में हमें जो करंट मिली थी वो B2 से B1 मिली थी, दूसरे चक्कर में जो करंट मिली है वो B1 से B2 मिली है। अब देखिए जो धारा की दिशा है वो पहले आधे चक्कर में B2 से B1 थी, अगले आधे चक्कर में इसकी धारा की जो दिशा होगी क्या हो चुकी? B1 से B2 हो चुकी, यानी धारा की दिशा बदल चुकी है। और प्रत्यावर्ती धारा में हमने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जिसमें धारा की दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको आगे पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि B2 से B1 तक गए थे, मैंने इतना बता दिया था। फिर इसके आगे लिखा है कि जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर दिशा में गुजरेगी तब AB नीचे होगी। हमने कहा था AB ऊपर आने के बाद अब नीचे जाएगी। अब CD क्या थी? जो नीचे थी वो ऊपर की ओर आएगी। तब जो धारा होगी वो B2 से B1 ना होकर कहाँ बहेगी? B1 से B2 की ओर बहेगी। और इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर में बाह्य परिपथ की धारा की दिशा बदल जाती है। यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो ये आपकी कार्य विधि हो जाएगी, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पे फिगर हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, इसको आप लोगों को बना लेना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है क्लास 10th में, आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।